नमस्कार, मैं मोंटी राठौड़ और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। बकरा ईद उल अजहा का त्योहार अजमेर में अकीदत, भाईचारे और सौहार्द के माहौल में मनाया गया। केसरगंज स्थित सब्जी मंडी ईदगाह में सुबह हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर विशेष नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली, तरक्की और आपसी भाईचारे के लिए खास दुआ मांगी गई। ईद उल अजहा का त्योहार अजमेर में अकीदत, भाईचारे और सौहार्द के माहौल में मनाया गया। केसरगंज स्थित सब्जी मंडी ईदगाह में गुरुवार सुबह हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्रित होकर विशेष नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क में अमन, चैन, खुशहाली, तरक्की और आपसी भाईचारे के लिए खास दुआ मांगी गई। नमाज मुकम्मल होने के बाद ईदगाह का माहौल पूरी तरह मोहब्बत और भाईचारे के रंग में रंगा नजर आया। लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में त्योहार को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। त्योहार के मद्देनजर अजमेर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। ईदगाह और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया। जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर रहकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन के चलते पूरा आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस मौके पर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हुए गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को मिलजुल कर त्योहार मनाना चाहिए और सरकारी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। उन्होंने कुर्बानी के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि वेस्ट सामग्री को बाजारों, गलियों या मोहल्ले में नहीं डालना चाहिए और ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिससे पड़ोसियों या अन्य लोगों की भावनाएं आहत हो। भीषण गर्मी और तेज धूप को देखते हुए दरगाह कमेटी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों की भी सराहना की गई। ईदगाह में नमाजियों की सुविधा के लिए धूप से बचाव सहित कई व्यवस्थाएं की गई, जिससे लोगों ने सुकून में नमाज अदा की। देखिए, ईद के मौके पे पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि पूरे देश में इस तरीके से जो गंगा जमनी तहजीब वो देखने को मिल रही है, हम सब मिलकर इस तरह की ईद के त्यौहार को मनाएं। और एक अपील भी करना चाहता हूँ कि जो आपके सूबे के, आपके शहर की प्रशासन, शासन या सरकारों की जो गाइडलाइन उसको फॉलो करें। ऐसा कोई काम ना हो जिससे हमारे साथियों की या हमारे हमवतनों की दिल आजारी हो। खासतौर से कुर्बानी के वक्त साफ सफाई का ध्यान रखें। जो वेस्ट आइटम उसको बाजारों में ना डालें, गलियों में ना डालें, मोहल्ले में डालें कि हमारी वजह से किसी हमारे पड़ोसी को तकलीफ ना हो। और उसके अलावा मिलजुल के रहें, यही देश का हमारा पहचान है, हमारे देश की एकता, अखंडता है, हमारी ताकत है। उसके साथ साथ मैं आज सबसे अच्छा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दरगाह प्रशासन का, दरगाह कमेटी के नाजिम साहब, उनके पूरे अमले ने आज बहुत अच्छा इंतजाम किया अंदर, क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी, गर्मी बहुत ज्यादा है। उससे बचने के तमाम उपाय किए गए। नमाजियों ने बहुत आराम से नमाज अदा की है। अल्लाह ताला इसका उनको अजर अता फरमाए। और जिला प्रशासन का, जिला पुलिस का इतने अच्छे इंतजाम पूरे शहर में किए गए हैं कि लोग आराम से आवाजाही है, आराम से तमाम इंतजाम है। लोगों ने नमाजें पढ़ी हैं। ईदगाह के अलावा शहर के जो दूसरी मस्जिद है उनमें भी आराम से नमाजें हुई हैं। तो प्रशासन। तीर्थ नगरी पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार और ओवरलोड कैंपर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में उदयपुर जिले से पुष्कर घूमने आए एक ही परिवार और रिश्तेदारी से जुड़े 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। तीर्थ नगरी पुष्कर में डेजर्ट सफारी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार और ओवरलोड कैंपर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में उदयपुर जिले से पुष्कर घूमने आए एक ही परिवार और रिश्तेदारी से जुड़े करीब 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को बाहर निकाला और उपचार के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार हादसा पुष्कर क्षेत्र में डेजर्ट सफारी के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि कैंपर वाहन में क्षमता से अधिक लोगों को बिठाया गया था। वाहन तेज गति से चल रहा था, तभी अचानक चालक का नियंत्रण बिगड़ गया और कैंपर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
सूचना मिलने पर पुष्कर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि कैंपर वाहन का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा था। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वाहन चालक के पास वैध परमिट और सुरक्षा संबंधित दस्तावेज थे या नहीं। घायल पंकज जैन ने वाहन चालक पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि उन्होंने चालक को तेज गति से वाहन नहीं चलाने के लिए कई बार टोका था, लेकिन उसने बात नहीं मानी। पंकज के अनुसार सभी लोगों के लिए 2 गाड़ियों की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, लेकिन चालक ने अधिक मुनाफे के लालच में सभी यात्रियों को एक ही कैंपर में बिठा दिया। उन्होंने बताया कि वाहन लगातार तेज गति से चलाया जा रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे में घायल सभी लोग उदयपुर के पास पलाना कला क्षेत्र के निवासी हैं और आपस में रिश्तेदार हैं। परिवार के सदस्य पुष्कर घूमने आए थे और डेजर्ट सफारी का आनंद लेने गए थे, लेकिन सफर हादसे में बदल गया। हादसे में करीब 18 जने घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसी घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है, लेकिन पुलिस डेजर्ट सफारी वालों के खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई इतिश्री पूरी कर लेते हैं। डेजर्ट में हुआ हादसा। डेजर्ट में हादसा हुआ है। हम 18 मेंबर थे, उदयपुर से आए घूमने के लिए। तो डेजर्ट में वो गाड़ी, उनका बैलेंस बिगड़ा और उसमें डेजर्ट में गाड़ी पलटी हो गया। मैं तो सबसे यही गुजारिश करूंगा, कोई भी वो डेजर्ट में ऐसी सफारी नहीं करे। सेफ नहीं है बिल्कुल भी, और ये लोग बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं। बहुत रिस्की है और ये लोग बिल्कुल भी वो नहीं सुनते हैं। इनकी मर्जी से 15 या 20 जगह बिठाएंगे, 25 भी बिठाएंगे। 10 जन की बैठने की जगह ये 20-20 को बिठा के वो कर रहे हैं। सबको रिस्क है। मैं तो यही बोलूँगा, ऐसी डेजर्ट सफारी कोई भी नहीं करे यहाँ, और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कैसे हुआ ये? गाड़ी पलटी हुई है। कितने लोग थे आप लोग? हम 17 जन थे। अच्छा, किस जगह हुआ ये अपना डेजर्ट के अंदर। यहाँ पर हॉस्पिटल कितने लोग? हॉस्पिटल सबको लेके आए, सबको लगी है सर, कहीं ना कहीं सबको थोड़ी बहुत चोट लगी है। कितने घायल हो? घायल 5-6 जन को सबसे ज़्यादा लगी। एक का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, एक के सर में लगी है और एक की कमर पूरी फ्रैक्चर हो गई है। टोटल 18 जन थे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। अजमेर जिले के बोराड़ा थाना क्षेत्र के अराई रोड पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लगने से कांग्रेसी नेता राम सिंह चौधरी समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। अजमेर जिले के बोराड़ा थाना क्षेत्र के अराई रोड पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लगने से कांग्रेसी नेता राम सिंह चौधरी समेत 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए। मृतकों की पहचान कांग्रेसी नेता राम सिंह चौधरी, उनकी पत्नी सुरज्ञान, माता पुसी देवी और भांजी महिमा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि राम सिंह चौधरी अपनी बीमार माता को अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वाहन आग का गोला बन गया। घटना की सूचना मिलते ही बोराड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित किया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। उनके साथ एफएसएल और एमओबी टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू किए। हालांकि इस हादसे को लेकर कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही है।
कुछ लोगों का कहना है कि कार को जानबूझकर आग लगाई गई हो सकती है। फिलहाल पुलिस तकनीकी खराबी, शॉर्ट सर्किट और अन्य संभावित कारणों सहित हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर कार्रवाई में जुटी हुई है। चौधरी नाम के व्यक्ति बोराडा के निवासी, वो और उनके परिवार के 3 अन्य सदस्य हैं जो जले हुए पाए गए हैं। और मैं स्वयं और पुलिस टीम, FSL टीम, MMB टीम मौके पे हैं। हर तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये कोई हादसा है या फिर कोई किसी के द्वारा मर्डर किया है। लोगों के इस तरह भी जानकारी मिलती है कि उनके गले पर चोट के निशान हैं, क्या ये सही है? ये पोस्टमार्टम में सामने आ जाएगा और अगर ऐसी कोई बात होगी तो जो भी कार्रवाई होगी नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर पुलिस बार-बार सर राम सिंह चौधरी बार-बार सुरक्षा की मांग कर रहा था, इस मामले में आपका क्या कहना है? इसमें पूर्व में इसको सुरक्षा जो दी गई थी, जो वर्ष 2024 से विड्रॉ है, इसी में है जो आवश्यकता अनुसार जैसा होगा उसको सुरक्षा प्रदान की। अजमेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित हाथीभाटा इलाके से घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद बाइक मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद कर ली। अजमेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित हाथीभाटा इलाके से घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद बाइक मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद कर ली। जानकारी के अनुसार हाथीभाटा निवासी संदीप चौहान ने कोतवाली थाने में शिकायत दी कि उसकी मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी थी, जिसे अज्ञात चोर चोरी करके ले गया। बाइक नहीं मिलने पर उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक संदिग्ध युवक बाइक ले जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने संदिग्ध के हुलिये के आधार पर तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को अजमेर रोडवेज बस स्टैंड के पास एक युवक चोरी की बाइक चलाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने बाइक चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी ने अपनी पहचान दहली गेट गंज निवासी सनी सिंह के रूप में बताई। पुलिस ने उसे कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर ली है तथा आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी सनी सिंह के खिलाफ पूर्व में भी GRP थाने में चोरी के 2 मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। ये कल थाने पर संदीप सिंह चौहान ने एक मुकदमा दर्ज कराया था चोरी का, कि मेरी रात को मोटरसाइकिल 11 बजे 11:30 बजे हाथीभाटा से अज्ञात चोर चुरा के ले गया। उस पर मुकदमा दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर, हुलिये के आधार पर आरोपी की तलाश करी, जो बस स्टैंड मोटरसाइकिल चलाता पाया गया, जिसको थाने पर लाके पूछताछ की, जिसने चोरी करना कबूल किया। उस पर मोटरसाइकिल जब्त की गई और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम का नाम है सन्नी सिंह, दिल्ली गेट गंज का रहने वाला है। आपराधिक रिकॉर्ड इसके पूर्व में 2 GRP में चोरी के मुकदमे दर्ज हैं और ये अभी इसमें आज इसका मेडिकल करा के न्यायालय में पेश करके जय श्रीमान। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ।
अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के आगामी चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में जिला न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता की अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संस्थान के चुनाव केवल संस्थान के विधान और निर्धारित नियमों के अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही अदालत ने वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध कार्यकारिणी के अधिकारों पर भी रोक लगाते हुए उन्हें प्रभावी रूप से पावरलेस कर दिया है। श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के आगामी चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में जिला न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता की अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संस्था के चुनाव केवल संस्थान के विधान और निर्धारित नियमों के अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे। साथ ही अदालत ने वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध कार्यकारिणी के अधिकारों पर भी रोक लगाते हुए उन्हें प्रभावी रूप से पावरलेस कर दिया है। ये मामला राहुल सोमानी, मार्गदर्शक मंडल के रामपाल सोनी व अन्य की ओर से दायर प्रकरण में सामने आया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संस्था के विधान नियम 7(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रबंध कार्यकारिणी समिति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से 60 दिन पूर्व चुनाव अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। इसके बाद अध्यक्ष एवं महामंत्री की सलाह से चुनाव अधिकारी चुनाव कार्यक्रम घोषित करता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कार्यकारिणी समय पर चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करती है तो संस्था का मार्गदर्शक मंडल चुनाव प्रक्रिया शुरू करवाने और निर्धारित समय सीमा में चुनाव संपन्न कराने का अधिकार रखता है। सुनवाई के दौरान ये तथ्य सामने आया कि संस्था के अध्यक्ष और प्रबंध कार्यकारिणी का कार्यकाल 15 दिसंबर 2025 को ही समाप्त हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद चुनाव नहीं कराए गए। इसी को लेकर मार्गदर्शक मंडल एवं समाज के जागरूक सदस्यों ने अदालत की शरण ली थी और समय पर चुनाव करवाने की मांग की थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सभी पक्ष चुनाव प्रक्रिया को बिना किसी बाधा के नियमों के अनुरूप आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान संस्था से संबंधित कोई भी नीतिगत फैसला न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकेगा। यदि किसी कारणवश नीतिगत निर्णय लेना आवश्यक हो तो उसके लिए पहले न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। श्री अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन को लेकर है, जो चुनाव की इतने समय तक गहमा गहमी चल रही है, जो संस्थाएं तानाशाही करती है, संस्था के विधान को नहीं मानती है, उसको लेकर जो है कुछ समाज के जागरूक नागरिक जिसमें राहुल सोमानी व अन्य और जो इसके मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, उन लोगों द्वारा अदालत की शरण ली गई। उनमें से वो लोग हैं जो संस्था के चुनाव नहीं लड़ना चाहते और संस्था और समाज से वो सेवा भाव को लेकर जुड़े हैं, तो वो इस भावना को लेकर अदालत के अंदर गए कि सत्य जो है परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं, क्योंकि सेवा सदन का मुख्य उद्देश्य यही है कि वे समाज के लोगों की सेवाएं करें, आम जनता को राहत पहुंचाएं। इस मामले में जो है चुनाव कराना था, समाज के अध्यक्ष जो राम कुमार भूतड़ा जी हैं उनको और उनकी प्रबंध कार्यकारिणी को चुनाव कराना था। 15/12/2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था, परंतु संस्थाओं का जो रवैया आजकल सत्ता नहीं छोड़ने का हो गया है और तानाशाही रवैया हो गया है कि संस्थान वाले विधान की धज्जियां उड़ाते हैं। वे संस्था जैसे सेवा जैसे पदों पर आने पर भी पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसको लेकर इन लोगों ने अदालत की शरण ली। अदालत ने जो आदेश दिया कि संविधान के विधान के अनुसार चुनाव कराए जाए, परंतु उसके बावजूद भी विधान के अनुसार चुनाव नहीं कराए गए, तो उसके बाद में उस आदेश को स्पष्ट करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजमेर की अदालत जो विक्रांत गुप्ता जी की है, उसमें इन्हीं सभी अपीलार्थी ने शरण ली। शरण लेने के पश्चात न्यायालय के अंदर सभी पक्षों ने अपने तथ्य रखे और न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिससे सत्यमेव जयते कहा जा सकता है। अब ये फैसला दिया गया है कि अदालत के अंदर की जो प्रबंध कार्यकारिणी और अध्यक्ष हैं, वो उनको किसी भी प्रकार का नीतिगत फैसला करने का कोई अधिकार नहीं होगा। चुनाव अधिकारी स्वतंत्र तरीके से चुनाव की प्रक्रिया निरंतर जारी रखेंगे। प्रकरण में 1 जुलाई 2026 की तारीख नियत की गई है और चुनाव अधिकारी को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया है कि वो जो भी अभी तक चुनाव के लिए उन्होंने काम किया है उसे न्यायालय को अवगत कराए। किसी भी प्रकार के नए सदस्यों को नाम नहीं जोड़े। ये सब कुछ हिदायतें देते हुए अदालत ने स्पष्ट जारी किया है और किसी भी प्रकार का नीतिगत फैसला लेना यदि आवश्यक भी हो तो अब अदालत की मंजूरी आवश्यक होगी। ये भी अदालत ने अपने फैसले में उल्लेख किया है। इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि अदालत के फैसले से अब किसी भी प्रकार के जो भाटा लगाने की जो परंपरा है कि वो शिलालेख लगा दे, किसी भवन का उद्घाटन कर दे, अयोध्या में भी उनके भवन लगाने की रणनीति थी, उन सभी चीजों पर रोक लगा दी है। अब इस सेवा सदन में जो काम होगा
किसी भी प्रकार का नीतिगत फैसला लेना है तो चुनाव के पहले अदालत की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये एक सख्त आदेश जारी आ गया है। इससे जो संस्था की हठधर्मिता है, उनके पदाधिकारियों का तानाशाह रवैया, उस पर रोक लगेगी और इस आदेश को यही कहा जाएगा सत्यमेव जयते। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना है, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।